हेलो एवरीवन। आज हम मेडिवल हिस्ट्री को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए। लो लेवल के एग्ज़ाम, खासकर 12th बेस्ड एग्ज़ाम को फोकस रखते हुए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, मेडिवल हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई जिसे हिंदू एज, हिंदू इरा बोलते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जब तक पहला मुस्लिम इन्वेडर और जिसने आगे चल के रूल किया सिंध के एरिया में, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक एंशिएंट हिस्ट्री चली। और जहाँ से मुस्लिम इन्वेडर इंडिया में आया 712 एडी में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, वो जब इंडिया में आया और उसने इंडिया में सिंध नाम के एक एरिया में रूल किया जो है आज के पाकिस्तान में। वहाँ से मेडिवल हिस्ट्री, या जिसको मुस्लिम एज या मुस्लिम रूलर्स का टाइम है, ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद जब मुस्लिम एज खत्म हुई तो ब्रिटिशर्स का टाइम जब आया तो उसे मॉडर्न हिस्ट्री बोला गया, जो बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट होती है। मेरे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की आपको डिटेल वाली वीडियो भी मिल जाएगी, रिवाइज वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ज्योग्राफी का कंटेंट आपको मिल जाएगा, पॉलिटी का कंटेंट मिल जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री का नहीं था, वो हम आज कवर करेंगे। मैंने बताया 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया। ठीक, कंबाइंड इंडिया, इंडिया पाकिस्तान। जब वो इंडिया में आया, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट जजिया टैक्स। जजिया टैक्स, व्हाट इज जजिया टैक्स? जजिया टैक्स इज बेसिकली प्रोटेक्शन टैक्स। प्रोटेक्शन टैक्स जो कि मोहम्मद बिन कासिम लेता था नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन से, ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि ये खुद एक मुस्लिम था। तो नॉन मुस्लिम जनता के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे हफ्ता बोल सकते हो, प्रोटेक्शन टैक्स लिया करता था। मगर ये सबके लिए था, इधर कुछ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करती थी। वो एक्सेप्शन थी हमारे पास ब्राह्मण्स। हमारे मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया में ब्राह्मण्स एक हाई स्टेटस रखते थे। ब्राह्मण्स वो थी फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स वो थे चिल्ड्रन, वो थे एसेटिक। एसेटिक बोले तो साधु। क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर टैक्स नहीं था, फीमेल की उस टाइम पे इनकम नहीं हुआ करती थी, इसलिए टैक्स नहीं था। चिल्ड्रन की तो नॉर्मली आज भी इनकम नहीं होती है, दो तीन एक्सेप्शन है जो ब्लॉगर बने हुए हैं। एसेटिक मतलब साधु। ये भी क्या टाइम था जब साधुओं की इनकम नहीं होती थी, आज तो सबसे ज्यादा साधुओं की है। ठीक है, ये हो गया। मगर देखो, इन पे टैक्स नहीं था। बाद में मेडिवल हिस्ट्री में ही एक फिरोज शाह तुगलक नाम का राजा आएगा जो ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया टैक्स इंपोज कर देगा। ये आता है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम। और इसका रूल कहाँ पे था? सिंध में। सिंध में। अब इसके बाद अलग अलग इंसान आए, हम फेमस वालों के ऊपर ही बात करेंगे जिसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है। वो है मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी बोल सकते हो आप, गजनी लिखते हैं शॉर्ट में। और वैसे मैं एक चीज बता दूं, गजनी इंडिया की एक पहली मूवी थी जिसने 100 करोड़ कमाया था। तो वो गजनी अलग है, ये गजनी अलग है, मतलब नॉलेज इज नॉलेज। गजनी, गजनी इंडिया में आने से पहले बोलते हैं 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल में अटैक किया हुआ है। सोमनाथ टेम्पल जो कि आज के गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल आज के गुजरात में है। इधर भी कोई मिलिटेंट अटैक हुआ था जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। ठीक है, गजनी के टाइम पे उनका एक स्कॉलर था, बड़ा फेमस था, उसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। अल-बरूनी जो था किसके टाइम का
स्कॉलर था, वो गजनी के टाइम का स्कॉलर था। अल बरूनी ने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद, किताब हिंद भी बोलते हैं, तहकीक हिंद, जिसका दूसरा नाम है किताब उल हिंद। पेपर में आता है कि इस बुक का राइटर कौन है, अल बरूनी। अल बरूनी किसका स्कॉलर था, गजनी का। क्या है अल बरूनी, ये तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, हालांकि किताब उल हिंद का नाम ज्यादा इस्तेमाल होता है। गजनी ने इसको भेजा बनारस में, जा वहाँ के ब्राह्मण और हिंदुइज्म कल्चर के को एक्सप्लोर कर और उसके ऊपर एक बुक लिख। ये आया, हालांकि इसने सभी जितने भी स्कॉलर थे ज़्यादातर अपने रूलर को ही प्रेज करते थे और जिसके खिलाफ राजा सुनना चाहता था उसको क्रिटिसाइज कर देते थे। इसने वहाँ की इतनी तारीफ की और गजनी को क्रिटिसाइज कर दिया था क्योंकि एक्चुअल में इसको कुछ पॉजिटिव फील हुआ था हिंदुइज्म कल्चर और बनारस में। बनारस जो है वो इंडिया की पहली सिटी है, इंडिया की वर्ल्ड का वो पहला शहर है बनारस, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये गजनी हो गया। गजनी के बाद आया गोरी, महमूद गोरी भी बोलते हैं। गोरी आया आया अब महमूद गोरी की बात करते हैं। महमूद गोरी के साथ स्टार्ट होगा फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन। मेरे को याद है किसी एसएससी के एग्जाम में, शायद एमटीएस के एग्जाम में था कि टैरिन आज के कौन सी स्टेट में नहीं, आज की कौन सा शहर है, करनाल, हरियाणा स्टेट में। बट 1191 एडी। और फिर है सेकेंड बैटल ऑफ टैरिन 1192 एडी। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन में वॉर हुई है अपने पृथ्वीराज चौहान और दूसरी साइड का गोरी। शॉर्ट में पृथ्वीराज चौहान और दूसरा गोरी। इधर पे गोरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मगर इसने गोरी को जाने दिया। नेक्स्ट बैटल में बोलते हैं धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गोरी ने, और गोरी और पृथ्वीराज चौहान मारा गया। ये बोलते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। हम एक ये भी है कि ये अपने साथ इसको अफगानिस्तान वगैरह जहाँ का ये गोर राज्य था एक, तो वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे इसकी आंखें निकाल के वो सब, जो इसका पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था, फ्रेंड गाइड फिलोसफर, क्या नाम था उसका, उसका नाम था चंद वरदाई, चंद वरदाई, जिसने फेमस बुक लिखी हुई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये बेसिकली ये वही है जिसके ऊपर पृथ्वीराज चौहान की मूवी बनी थी। इट्स ए लव स्टोरी ऑफ सहयोगिता एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि जो गोरी है, जब वो पैसा लूट के इंडिया से जा रहा था, एनसीईआरटी में मेंशन है, जो पैसा ले लूट के जा रहा था अपने जनरल इंडिया में इंस्टॉल करके, स्लेव से बेसिकली खोखर नाम की ट्राइब थी, खोखर ट्राइब, जिसने गोरी को लूट के मार दिया था। अभी इसने जो अपने जनरल छोड़े थे, जैसे उनमें से 5-6 जनरल से, उनमें से एक था कुतुबुद्दीन, जिसने नींव रखी स्लेव डायनेस्टी की, क्योंकि ये इसका स्लेव था। अभी हम आगे करेंगे स्लेव डायनेस्टी।
ये है एक मेथड देखने के लिए स्लेव डायनेस्टी की सारी डायनेस्टीज को सीक्वेंस में याद करने के लिए। गुल मीन्स गुलाम, गुलाम मीन्स स्लेव, स्लेव डायनेस्टी। खिल मीन्स खिलजी डायनेस्टी। तो मीन्स तुगलक डायनेस्टी। एस मीन्स सैयद डायनेस्टी। एल मीन्स लोधी डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बाद मुगल रूल, मुगल इरा स्टार्ट हो जाएगा, बाबर आ जाएगा, फर्स्ट बैंड ऑफ पानीपत। स्लेव डायनेस्टी जिसे मुमलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मुमलुक डायनेस्टी, और या फिर इसे बोलते हैं इलबरी डायनेस्टी। इलबरी इधर पे शायद यू आता है, ये आता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इलबरी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। मगर ये गुलाम जैसे आज वाले गुलाम नहीं, अगर कोई अपने कैलिबर किसी का होगा तो वो राजा भी बनता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मगर ये फाउंडर था, इसे रियल फाउंडर नहीं बोला जाता। इसने हालांकि नींव तो रख दी स्लेव डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत जो है, ये स्लेव डायनेस्टी, मैंने गलत हेडिंग दे दी है। हेडिंग का नाम स्लेव डायनेस्टी नहीं होना चाहिए था, हेडिंग का नाम होना चाहिए था दिल्ली सल्तनत, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी तो खाली इतनी सी है, ये सारे दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, ठीक है। ये भी दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये कभी सुल्तान की कुर्सी पे नहीं बैठा था, इसने वो वहां पे गोरी की चप्पलें रखी थी, ये उसको बड़ा रिस्पेक्ट करता था, ये उसको अपना, ये मतलब खुद को उसका गुलाम ही मानता था। इसने टाइटल खुद को दिए थे हातिम टू, हातिम टू। हातिम नाम का एक कोई एक स्टोरी है। हातिम जो था वो सबकी हेल्प करता था, अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करने स्टार्ट हो जाता था। हमारे मतलब एक टाइम पे ये हमारे सीरियल में भी हातिम नाम का सीरियल आता है, जिसके साउंड इफेक्ट और जो भी विजुअल वीएफएक्स जो भी था वो उस टाइम से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। हातिम टू, इसने आपको अपने आप को लक बख्श का टाइटल भी दिया था, मतलब लाखों रुपए डोनेट करने वाला, जो कि एक्चुअल में करता भी था। इसकी डेथ कैसे हुई थी? इस बंदे की डेथ हुई थी चौगान खेलते खेलते। चौगान मीन्स आज का पोलो बोल सकते हैं, ठीक है। आज का पोलो, जैसे घोड़े में बैठ के, घोड़े में बैठ के जो गोल्फ जैसा खेलते हैं उसको चौगान कहते हैं। बेचारा बहुत अच्छा खेलता था, मगर ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया इसको, घोड़े से गिर के मर गया। बाकी दिल का बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। ये हो गया। मगर रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का किसको बोलते हैं? रियल फाउंडर वो है इल्तुतमिश, किशमिश का बड़ा भाई। ये याद रख सकते हो, नाम ही याद रहेगा। इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, और स्लेव डायनेस्टी का भी रियल फाउंडर इल्तुतमिश को बोलते हैं। इल्तुतमिश क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को, स्लेव डायनेस्टी को एक्चुअल में एक्सपैंड किया, मोर टेरिटरीज एक्वायर की। इल्तुतमिश का एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ, इसने दल चलीसा स्टार्ट किया। दल चलीसा मतलब 40 टर्क ऑफिसर होते थे, क्योंकि ये सब दिल्ली सल्तनत वाले टर्किश ओरिजिन के थे। इसको लोधी को छोड़ के ये अफगान ओरिजिन के थे। ये टर्क थे, जैसे आज भी कोई जिस ओरिजिन का हो तो अपने उसी कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर ऐसा आज भी होता है। तो 40 मिनिस्टर जैसे
हाई रैंक के मिनिस्टर जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखेंगे, वो दल चलीसा इसने बनाया। इसने एक और सिस्टम बनाया जिसे बोलते हैं इक्तेदारी सिस्टम। क्या है ये इक्तेदारी सिस्टम? जैसे मान लो ये एक बड़ा सा लैंड है जो इसके अंडर है, इल्तुतमिश के राज के अंदर है, ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा? ये आज की डेट में नहीं है, जैसे अपने एम्प्लॉयज रख दिया ऑल ओवर इंडिया, जैसे इनकम टैक्स के एम्प्लॉयज हैं तो वो इसको मतलब सैलरीड एम्प्लॉय होंगे जो इसको टैक्स कलेक्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये अलग अलग एरिया को ये इक्ता बोलते थे। इक्ता, इक्ते का जो हेड था वो था इक्तेदार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सब कुछ इसी ने देखना, बस अपना कुछ हिस्सा रख के बाकी का जो पैसा था, टैक्स था, वो इल्तुतमिश को राजा को दे देता है। ये इसने सिस्टम डेवलप किया। बाद में हम देखेंगे इक्तिदारी सिस्टम को एबॉलिश करने आएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दल चलीसा, दल चलीसा क्या है? दल चलीसा जैसे मैंने बताया, इसको कौन एबॉलिश करेगा? इसको एबॉलिश करेगा बलबन। बलबन नाम का राजा आएगा इल्तुतमिश के एक दो राजाओं के बाद, वो काफी फेमस राजा है। इल्तुतमिश का एक और बात आती है, इसके टाइम पे ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान, चंगेज खान को बड़ी सारी बुक में गेंगिस खान बोलते हैं, मगर एनसीईआरटी में इसे चंगेज खान ही बोला गया है। ठीक है। चंगेज खान ये कौन था? ये मंगोल था, मंगोल था। इसने डिप्लोमेसी का यूज करके दिल्ली सल्तनत को, इंडिया को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया था। आगे चल के हम देखेंगे इल्तुतमिश की बेटी आएगी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ इंडिया, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसकी बस एक ही कमी थी जो कि किताबों में लिखी गई है, ये बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, मगर इसकी कमी ये थी, ये फीमेल थी। उधर उस टाइम का जो समाज था वो इतना एडवांस नहीं था कि एक फीमेल को एज ए रूलर एक्सेप्ट कर पाए। इस कारण इसका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा देर नहीं रहा। इसके बाद कुछ छोटे मोटे राजा एक आधा जो आया इसी का कोई, तो वो कोई उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो मेन राजा आया वो अब वही करने वाले हैं, वो था गियासुद्दीन बलबन। अभी हम बलबन करने वाले हैं। बलबन के ऊपर अब हम करने वाले हैं। शॉर्ट में मैं आपको इतनी देर में ये बताता हूँ, जैसे ये था स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। एक एग्जाम में ये आता है कि आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की? वो थी लोधी डायनेस्टी। एसएससी ये पूछ सकते हैं क्योंकि एसएससी का ऑफिस ही लोधी रोड पे है। ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी के ऊपर ये पूछ सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की? सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी, ज्यादा टाइम के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए, तुगलक डायनेस्टी। खिल से बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी मिनिमम टाइम के लिए, ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन के लिए जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी है। इनका फाउंडर आ सकता है खिलजी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का फाउंडर हमारा गियासुद्दीन तुगलक, जिस राजा की मृत्यु बम्बू का तंबू गिरने से हुई थी, ये मीडिया में आया था एक बार। और सैयद डायनेस्टी जो ये है, ये एक्चुअल में ना के बराबर कम टाइम के लिए, इसके टाइम पे ये मतलब मिनिमम रूल जो है ना बेसिकली ये है, मगर इसकी कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, तो इसे कोई कंसीडर भी नहीं करता है सैयद डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी के टाइम पे ये है कि तैमूर का आक्रमण इसके टाइम पे हुआ था, तैमूर। ठीक है। लोधी तो अब हम करेंगे, अब हम बलबन की बात करेंगे। ये तो ऐसे मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। बलबन, गियासुद्दीन बलबन, इसने शैडो ऑफ गॉड का कंसेप्ट दिया था। जो राजा है वो भगवान की शैडो है। इसने
इसके पैबोस और सजदा, पैबोस और सजदा का कंसेप्ट किया। सजदा होता है जैसे राजा के आगे सजदा, और पैबोस होता है जैसे राजा के पास आना, राजा के दरबार में आना, उसके पैरों पे लेट जाना और उसके पैरों को चूमना, उसके बाद अपनी जो भी फर्दर रिक्वेस्ट है, प्रोसीडिंग है, उसके बाद, ठीक है। बलबन ने जैसे मैंने बताया एबॉलिश किया क्या, दल चलीसा को एबॉलिश किया था, दल चलीसा। He was the last prominent ruler of slave dynasty। फिर आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है, मैंने अभी आपको और नहीं बताया, वो है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, ज्यादा इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं है। इसकी बेटी का हस्बैंड या इसका भतीजा एक इंसान था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इंसान जैसा मर्जी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही वॉज द मोस्ट कैपेबल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बेशक ये भी आ सकता है ही वॉज द ओनली इलिटरेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को टाइटल दिया था सिकंदर सानी, सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर। जैसे एक सिकंदर दुनिया कैप्चर करने निकला था, इसने भी सोचा था कि मैं भी दुनिया कैप्चर करूंगा, और बाद में जब इसने देखा यार ये तो बड़ा हार्ड है, तो चलो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आज की डेट में भी कोई होता है 12th क्लास में सोचता है यूपीएससी की तैयारी करूंगा, और जब बात आता है तो बोलते यार 4th क्लास के फॉर्म आई एम भर दे देते हैं, तो वही वाला हिसाब है इसका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म करे थे, मार्केट रिफॉर्म। सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी, स्टैंडिंग आर्मी। पहले पहले क्या होता था, वही जो किसानी करते हैं लोग या अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जब वॉर की जरूरत होती थी उन्हीं को बुला देते थे। पर इसने एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग आर्मी रखी जिसका काम सिर्फ लड़ना ही है, प्रोफेशनल आर्मी। और जब ऐसा रखा तो उनको देने के लिए पैसा भी चाहिए। पहले क्या होता था, जब वॉर हुई तो बोलते ये वाले खेत हैं, इनसे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, इतना सा एरिया आपका। पर इस टाइम में पहली बार फिक्स्ड सैलरी का कंसेप्ट आया, फिक्स्ड सैलरी, जो भी मुद्राएं होती है उन वो यूज करके फिक्स सैलरी। अब जब हर एक के पास पैसा, अगर आज की डेट में भी सबको पैसा कॉइन्स करेंसी मिल जाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। वही सब हुआ, जिसको कंट्रोल करने के लिए इसने मार्केट रिफॉर्म किए। इसने मार्केट को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, फिक्स्ड प्राइस पे इसने ज्यादा फोकस किया कि एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर महंगाई नहीं होनी चाहिए। जो भी इससे ऊपर या मार्केट में बिजनेस करते टाइम धोखाधड़ी हेरा फेरी करेगा, उसको कोड़े मार के उतना ही जितने की उसने हेरा फेरी की है उतना कोड़े मार के उसके शरीर का मांस उतार लिया जाएगा। इसके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी मगर फायदा भी था, एज ए पीपल को उसका फायदा था, मासेस को। अलाउद्दीन खिलजी की एक और कंट्रीब्यूशन बात करेंगे, दागो चेहरा। दागो चेहरा क्या होता था उस टाइम पे, देखो चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, चाइना क्रिकेट इसलिए नहीं खेलता क्योंकि अगर एक बंदा आउट होके वापस से भी आ जाए आपको बड़ा पता चल रहा है सबकी शक्लें से में, ये सी मजाक था। पर घोड़े जो होते हैं, अब एक नॉर्मल इंसान को घोड़ों की शक्लें नहीं पता चलती है, हमारे लिए रंग सेम हो तो सब एक जैसे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि अगर ये वॉर में गया था इसकी पेमेंट हो गई है। एक कुछ गर्म सा करके एक उसके शरीर में उसके पीठ पे कुछ
लगा देते थे स्टैंप जैसे, जिससे पता चलता था कि इसकी पेमेंट हो गई है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया। और जैसे कि मैंने बताया, अलाउद्दीन ने इक्तेदारी सिस्टम को खत्म किया। इक्तेदारी सिस्टम क्या है? ये इक्तेदारी सिस्टम ये वही है जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था। इक्तेदारी नहीं था कि जब एक जितना भी राजा के अंडर एरिया था उसको इक्तास में डिवाइड कर लिए। एक इक्ते का जो हेड है वो इक्तेदार है, उसका काम सारा एडमिनिस्ट्रेशन वही देखेगा और अपना हिस्सा काट के वो राजा को रेवेन्यू दे देगा। वो सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों खत्म किया? क्योंकि यही इक्तेदार आस्ता आस्ता पावरफुल होते जा रहे थे और ये सुल्तान को चैलेंज कर सकते थे, इसके लिए थ्रेट बन सकते थे। इसने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया अलाउद्दीन खिलजी। इसके टाइम पे मिलिट्री जनरल भी था जिसका नाम है मलिक काफूर। ये वही बंदा है जिसने साउथ इंडिया कैप्चर करके अलाउद्दीन खिलजी के कदमों में डाल दिया था। ये बंदा वरांगल यहाँ पे लिखता हूँ, वो शायद आपको दिख नहीं पाएगा। आज के वरांगल में, अरे ये कहाँ पर है? आज के तेलंगाना में एक जगह है वरांगल, वहां पे काकतिया डायनेस्टी है। काकतिया डायनेस्टी, वहां पे रुद्रदेव करके राजा, शायद मैं राजा का नाम कंफर्म नहीं हूँ, तो इधर पे हाँ रुद्रदेव ही है मेरे हिसाब से। काकतिया डायनेस्टी पे अटैक किया, वहां से उसको मिला कोहिनूर, मतलब उसके हीरे का कोई नाम नहीं हुआ करता था। बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी इतनी वैल्यू तो नहीं की, उसे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, उसे अपने रॉयल खजाने में रख दिया। जैसे जैसे आगे सुल्तान आते गए, डायनेस्टियाँ चेंज होती गई, वो उनकी प्रॉपर्टी बनती गई, किसी ने उसको इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। मगर जब हमारे आए शाहजहां, तब उन्होंने उसकी वैल्यू दी, क्योंकि वो तो दिल से तो ठेकेदार थे, अपनी हरकतों से कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज थे। ठीक है, उन्होंने कोहिनूर को ध्यान दे दिया। हालांकि ठीक है, कोहिनूर जब शाहजहां के पास आया, अब देखो उनके अजीब से शौक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कोहिनूर को हम एक पीकॉक थ्रोन बनाएंगे। पीकॉक थ्रोन में पीकॉक बना होगा, उसमें एक पीकॉक की आंख होगी और वहां पे कोहिनूर लगा होगा। क्रिएटिव आदमी है, ठीक है। अब कोहिनूर वैसे चलता रहा। आखिरी सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान तो अपना राजा सुल्तान पहला कौन सा था? शाहजहां, जो तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन को जिसमें कोहिनूर था उसे तख्ते ताउस बोला गया। पहला सुल्तान बैठने वाला ये अपना शाहजहां था। और आखिरी, क्योंकि वही आगे आगे जो आते गए बैठते गए, आखिरी सुल्तान जो तख्ते ताउस में बैठा वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे नादिर शाह, अफगानिस्तान का नेपोलियन जिसे बोला जाता है, नादिर शाह का आक्रमण हो गया 1739 पे। वो कोहिनूर इंडिया से चला गया। फिर देखते हैं वो अफगानिस्तान में आगे आगे राजा नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली वगैरह उन राजाओं के पास आया। बाद में इंडिया के शेर पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने जब उधर पे अफगानिस्तान वाली साइड आक्रमण किया, तो वहां से कोहिनूर उनके पास आया। वो बाद में इधर पे बांधा करते थे बाजू में कोहिनूर, ठीक है। फिर जब उनकी डेथ के बाद उनका बेटा था 11 या 9-10 साल का, मेरे हिसाब से 11 साल का था, तो कोहिनूर का बेसिकली वही मालिक था, राजा दुलीप सिंह, महाराजा दुलीप सिंह। वहां से बोलते हैं कि कोहिनूर अंग्रेजों को उसने गिफ्ट दे दिया था। ये अंग्रेज बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज को अगर उसने गिफ्ट का क्लॉज नहीं रखा होता तो अंग्रेज को वापस करना पड़ना था, और कोहिनूर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है। मगर अंग्रेज बोलते हैं गिफ्ट में दी हुई चीज़ वापस नहीं की जाती, उन्होंने लूटा थोड़ी था, वो तो महाराजा दुलीप सिंह ने गिफ्ट दिया था। और आज भी कोहिनूर का डायमंड इंग्लैंड में म्यूजियम में रखा हुआ है।
अलाउद्दीन खिलजी हमने कर ली, हम मेन मेन राजाओं पे फोकस करें जिनकी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी पे आते हैं। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिसने अपने आप को टाइटल दिया था, ये बड़े खतरनाक बंदे थे, अपने आप को खुद ही टाइटल दिया था, टाइटल दिया था गाजी। ठीक है, गाजी का टाइटल दिया था अपने आप को। ये बेचारा बंगाल का रिवोल्ट शांत करके आ रहा था। जैसे ही आया, इसके बेटे ने इसके स्वागत के लिए टेंट लगाया था। जैसे ही आया, हवा हवा चली, बिजली चमकी, या जो भी हुआ है, एलिगेशन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको मरवाया। मगर ये पता नहीं ये सही है गलत है, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। आपको जैसे ये पता है कि सती प्रथा को एबॉलिश करने में किसका रोल है? हमारे हमारे राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई, एफर्ट्स उनके थे, मगर एक साइनिंग अथॉरिटी तो अंग्रेज जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक ही थे। अब जो भी इनमें से ऑप्शन हो, और पहला इंसान कौन था जिसने इंडिया में सती प्रथा को एबॉलिश किया? हालांकि आगे आने वाले राजाओं ने फिर स्टार्ट कर दिया, मगर मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट person to ban सती प्रथा। फर्स्ट पर्सन टू डू सो। ठीक है, he was the only astrologer king of Delhi Sultanate, astrologer king of Delhi Sultanate। इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, देखो इसको दियोगीर भी बोलते हैं, मगर दियोगीर का नाम चेंज करके इसने दौलताबाद रख दिया, और दौलताबाद ज्यादा इस्तेमाल होता है। दौलताबाद ये कहां पर है? ये इंडिया के सेंटर में, एमपी में, मतलब महाराष्ट्र में, मतलब इंडिया के सेंटर में। ठीक है, मेरे हिसाब से एमपी में। दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी अपनी कैपिटल। इसने सोचा कि नॉर्थ इंडिया से पूरे इंडिया को मतलब इतना इक्वली कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं इंडिया को कैपिटल को सेंटर में लेके जाता हूँ। हजारों करोड़ों रुपए खर्चे गए, रास्ता बनाया गया, शेल्टर्स रास्ते में बनाए गए, खाने पीने का प्रबंध करा गया। मगर जब कैपिटल ट्रांसफर हुई तो वहाँ पे सूखा ही पड़ेगा, तो फिर इसे वापस दिल्ली आना पड़ा। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सरकारी मशीनरी और पैसा बर्बाद हुआ इस चीज़ के लिए। ये हो गया कैपिटल ट्रांसफर। फिर इसने क्या किया? टोकन करेंसी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया। टोकन करेंसी, उस टाइम पे जो करेंसी दिल्ली सल्तनत में इस्तेमाल होती थी मेनली वो थी गोल्ड करेंसी भी होती थी। इसने क्या किया? बोला गोल्ड को हमारे पास लेके आओ, हम उसके इक्विवेलेंट का, उसी के बराबर अमाउंट का आपको कॉपर देंगे, मतलब उसकी फाइनेंशियल वैल्यू सेम होगी, बस वो कॉपर का होगा। इसने बहुत अच्छा कंसेप्ट सोचा कि गोल्ड क्यों इस्तेमाल करना है, कॉपर करते हैं। मगर क्या हुआ, लोगों ने अपने घर के बर्तन जो कॉपर के थे उसको मेल्ट करके कॉइन्स बना के बेचना स्टार्ट कर दिया, और ये उनका सिस्टम फेल कर गया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मैक्सिमम रिवॉल्ट हुए, रीजनल जिसे बोलते हैं, मैक्सिमम रिवॉल्ट। इसके टाइम पे बहुत सारे, इसका आधा जीवन तो रिवॉल्ट को शांत करने में ही चला गया। इसके टाइम पे एक और बंदा था, जैसे विजयनगर एम्पायर, हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट करा था। इंडिया में काफी ज्यादा, मतलब उस समय वर्ल्ड की सेकंड एडवांस सिटी उसको बोलते हैं, सेकंड प्रॉस्पेरस सिटी बोलते हैं हम्पी को। हम्पी विजयनगर डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। राजा कृष्ण देव राय वर्मन सबसे फेमस राजा थे, और तेनाली रमन जैसे इधर में मुगल दरबार में बीरबल थे, वैसे ही स्टेटस तेनाली रामन का था। ठीक है,
मैक्सिमम रिवॉल्ट, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। उस इसके बाद क्या था, ओनली एस्ट्रोलॉजर के, हाँ, इसके टाइम पे एक बंदा आया मोरक्को से, जिसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को बोला मैड रूलर। मैड रूलर, क्योंकि आपने ये सारा देखा कि ये बेचारा, इंटेंशन तो इसकी बिल्कुल ठीक थी, मगर ये शायद अपने टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस था। जैसे सती प्रथा को जब एबॉलिश किया तो हिंदू कम्युनिटी इसके खिलाफ हो गई कि तू कौन है भाई हमारे फेस्टिवल में, हमारे ट्रेडिशन में इंटरफेयर करने वाला। मुस्लिम कट्टरपंथी लोग इसके खिलाफ हो गए, ये तो हिंदू वाली साइड ज़्यादा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक और मैं आपको बताऊंगा, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू सेलिब्रेट ऑल, मतलब जो भी इसके टाइम पे अलग अलग रिलीजन के लोग इसके अंडर रहते थे, उनके फेस्टिवल इसमें मनाना, सेलिब्रेट करे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक नामा नाम की एक फेमस बुक है जो कि लिखी गई है, और एक फेमस बंदा है अमीर खुसरो, मतलब फेमस स्कॉलर अमीर खुसरो, लेजेंडरी इंसान अमीर खुसरो, जिन्हें बोलते हैं तोता हिंद, तोता हिंद, या फिर बोल दो पैरेट ऑफ इंडिया। इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये 7 राजाओं के अंडर रहा। अलाउद्दीन का टाइम बहुत फेमस है क्योंकि उसने अलाउद्दीन के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, उनके मिलिट्री मार्च के ऊपर या अलग अलग। वैसे ही पैरेट ऑफ इंडिया और इनकी इन्वेंशन, अमीर खुसरो ने बहुत सारी इन्वेंशन की है, जैसे आप मैं फेमस वाली बताता हूँ, तबला, सितार, कव्वाली, ठीक है, ये इन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमेशा से नहीं थी। और अमीर खुसरो ने बहुत सारी रचना भी की हुई है, मतलब राइटिंग्स। सबसे फेमस आपको बताया था लैला मजनू, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, रियल में नहीं होता ऐसा। रियल में लैला उसी के पास जाएगी जिसके पास सरकारी नौकरी होगी, और सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ के मिलेगी। पढ़ने से याद आया कि हमारी एनसीईआरटी की जो जनरल नॉलेज पेनिशा की बुक है, वहाँ आप देखना समराइज वे में 6 से लेके 10 तक की मेनली, और 11 12 तक बीच बीच से हमने सारा कवर करने की कोशिश की है। करंट अफेयर, जम्मू कश्मीर, इंडिया, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन सीक्वेंस के फॉर्म में रखी है। वो आपको शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट में रिविजन करनी है कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो वो बेनिफिट होगी। जैसे अग्निवीर, SSC, GD, MTS, CRPF, ड्राइवर, ये मैंने 12th बेस एग्जाम को ज़्यादा फोकस करा हुआ है उसमें, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध के एरिया में नेचुरल डेथ हुई, ऐसे ही किसी रिवॉल्ट को शांत करने गया था, तो वहाँ पे उसकी हेल्थ वगैरह खराब हुई। तो फिरोज शाह तुगलक जो भी उसका कजन था, वो अगला राजा बना। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पहला सुल्तान कौन सा दिल्ली सल्तनत का या पूरे इंडिया का बोल सकते हैं, जिसने लार्ज स्केल में इरिगेशन के लिए कनाल्स बनाई, दैट वाज गियासुद्दीन तुगलक, द वन एंड ओनली फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और उसने लार्ज स्केल में बनाई, सबसे ज्यादा अगर इरिगेशन के लिए कनाल्स बनाई तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। मैक्सिमम कनाल्स फॉर इरिगेशन, क्यों बना रहे थे ये कनाल? कनाल होगी तो खेतों में पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, खेतों में पानी होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो राजा को टैक्स भी तो ज़्यादा मिलेगा, ये रीज़न है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, इसके टाइम पे मैक्सिमम स्लेव्स थे, मैक्सिमम गुलाम। क्या करता था उन गुलामों के साथ, उनसे वो गार्डनिंग करवाता था ताकि पैसा आए, उसको फल वगैरह सब्जी जो भी मार्केट में बेचेंगे तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्लेव्स फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, मैक्सिमम सोल्जर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, जो इससे पहले वाला राजा था। मैक्सिमम सोल्जर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे।
फिरोज शाह तुगलक वॉज द मोस्ट करप्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, सबसे ज्यादा एक नंबर का करप्ट इंसान था सुल्तान। इसने आक्रमण करा था, इसने इन्वेजन किया था पूरी जगन्नाथ के मंदिर में और ज्वाला माता का मंदिर जो कांगड़ा में, पूरी जगन्नाथ में 4 धाम का पार्ट भी है, मतलब ज्योतिर्लिंग हो गया, जैसे होता है ना 12 मेन ज्योतिर्लिंग आते हैं हिंदुइज्म में, 4 धाम तो उसी पार्ट में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ शहर के ओन भी किया, मतलब जैसे बोलते हैं फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। आज यहाँ पे स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, अरुण जेटली जी के मरने के बाद। फिर हम जौनपुर नाम का शहर इसने बनाया, जौनपुर। जोना खान जो था वो इससे पहले वाला राजा मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम था, उसके मरने के बाद उसके नाम पे जौनपुर नाम का शहर बनाया गया। ये था फिरोज शाह तुगलक। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया सैयद डायनेस्टी, मगर इसका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं तो हम इसकी ज्यादा बात करेंगे भी नहीं। तो अगला आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी तो हो गई है। सबसे ज्यादा टाइम के लिए किस राजा ने, दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा जिसने सबसे ज्यादा टाइम के लिए रूल किया? वो है बहलोल लोधी। और पेपर में ये आ सकता है मोस्ट सर्कुलेटेड कॉइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, सबसे ज्यादा जो कॉइन चलन में था, सर्कुलेशन में था, वो बहलोल लोधी का बनाया हुआ कॉइन था, बहलोली कॉइन जिसे बोला जाता था। बहलोल लोधी के बाद जो अगला आया, बहलोल लोधी के आया सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी बहुत ही फेमस, बहुत ही काबिल और सबसे फेमस सुल्तान बना लोधी डायनेस्टी का। इसकी कंट्रीब्यूशन आपको एक एक करके बताता हूँ। इसने क्या किया था? ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ठीक है, जैसे दिल्ली से आगरा को कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, और अब देखते हैं आखिरी तक ये आगरा ही कैपिटल रहेगी। कब तक? जब तक शाहजहां नहीं आता। शाहजहां की वाइफ मरेगी मुमताज महल, तो फिर वो बोलेगा तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और वो कैपिटल ट्रांसफर कर देगा दिल्ली में। अब दिल्ली में आएगा शाहजहां आदमी, वो एंटरप्रेन्योर आदमी है, वो कोई छोटे से महल में नहीं रहेगा, वो रेड फोर्ट बनाएगा, वो जामा मस्जिद बनाएगा दिल्ली में, वो शाहजहांबाद बनाएगा, ओल्ड दिल्ली वाला एरिया। ठीक है, ये शाहजहां के आने पे करेंगे। दिल्ली से आगरा की कैपिटल ट्रांसफर की। ही वाज द कंटेम्पररी, मतलब इनके टाइम पे थे कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, गुरु नानक देव जी। ये तलवंडी नाम की एक जगह आज के पाकिस्तान में, वहां पे इनका जन्म हुआ था, आज इसका नाम ननकाना साहिब है। ठीक है, और सेम ये थे कबीर दास के कंटेम्पररी, कबीर दास जो बड़े फेमस हैं। कबीर दास भी सिकंदर लोधी के टाइम पे ही थे। ही वॉज द ओनली पोएट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओनली पोएट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और ये किस नाम से लिखते थे? होता है ना, जैसे आप राइटर को देखते हो किसी नाम का एक इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुलरुखी, गुलरुखी के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, ये हो गया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के आगे राजा आया इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी जो था ये आखिरी राजा है दिल्ली सल्तनत का भी और लोदी डायनेस्टी का भी। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। मगर लोदी डायनेस्टी वाज द ओनली, मतलब लोदी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी वाज द ओनली दिल्ली सल्तनत रूलर टू डाई इन वॉर। और कौन सी वॉर? बैटल ऑफ पानीपत। बाबर आया और इसको हरा के, इसको मार के दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल एज स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, उसको कर देते हैं इधर ही, वैसे जहां मर्जी कर सकते, मुगल के अंडर कर सकते थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत ये 1526 में हुई। पानीपत जो हुई हरियाणा में, उधर पे ये बैटल हुई, इसके बीच हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इब्राहिम इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। बाबर की आर्मी इसकी 1/3 भी नहीं थी, फिर भी इसने इसको हरा दिया। क्यों? क्योंकि बाबर लेके आया था। तो सबसे पहली बार अगर इंडियन सॉइल में कहीं पे तोप इस्तेमाल हुई तो बाबर के टाइम पे हुई, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई है। और सबसे पहला गन पाउडर का इस्तेमाल भी इधर ही हुआ, जो कि बाबर ने किया, गन पाउडर। इसलिए मुगल एम्पायर को गन पाउडर एम्पायर भी बोला है। आगे हम मुगल डायनेस्टी को डिटेल में करेंगे।